नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 6। तो ये क्वेश्चन होंगे आपके अब 1 से लेकर 20 तक, जो होंगे आपके इंग्लिश से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है आपका ग्रामेटिकल एरर फाइंड करें। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, द एरर फॉर द टाइप्ड रिपोर्ट वर सो न्यूमरस दैट दे कुड हार्डली बी ओवरलुक्ड। यहाँ पे अगर मैं मोटा माटी इसको समझाऊँ हिंदी में, तो ये लिखा हुआ है कि एक टाइप रिपोर्ट थी जिसमें कई सारी इतनी सारी गलतियां थी कि वहां पर उसको फिर से यानी कि ओवरलुक करना काफ़ी मुश्किल था। अब होता क्या है कि एरर अपने साथ फोर को नहीं लेता, एरर अपने साथ लेता है ऑफ को। तो यहाँ पे एरर के साथ क्या जाएगा, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। तो आंसर बनेगा फोर्थ। तो पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ आपकी जैसे यहाँ पे प्रिपोजिशन है, जो जैसे एक्सोनरेट आ जाता है वो फ्रॉम के साथ आता है, रिफ्रेन फ्रॉम के साथ आता है, एरर जो आता है वो ऑफ के साथ आता है, फाइंड फॉल्ट विद के साथ आता है, इन टू के साथ आता है, एक्यूज्ड ऑफ के साथ आता है, प्रिडिलेक्शन जो आता है वो फोर के साथ आता है, रेस्पाइट फ्रॉम आता है और वेक्स्ड एट आता है। जैसे एग्जांपल लिखा है जो इन्योट से रिलेटेड है, लिखा आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ऑन द आइलैंड दे बिकेम द इन्योट टू द हार्डशिप। तो यहाँ पर आपने याद रखना कि फोर की जगह ऑफ आएगा और आंसर बन जाएगा द एरर ऑफ द टाइप रिपोर्ट वर सो न्यूमरस दैट दे कुड हार्डली बी ओवरलुक्ड। अब जैसे कंपेयर्ड है, कंपेयर्ड को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक टू के साथ, एक विद के साथ। जब टू के साथ यूज करते हैं तो रिसेंबलिंग से रिलेटेड होता है, जोड़ने का काम करता है, यूज टू पॉइंट आउट द इम्प्लाई द रिसेंबलेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स। वही अगर विद के साथ यूज करते हो तो डिफरेंसेस को शो करने लग जाता है, तुलना करता है, यूज टू पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डर। तो ये आपने याद रखना है, ये कंपेयर टू रिसेंबलिंग को दिखाता है और कंपेयर विद डिफरेंसेस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द रिपोर्ट डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन नीडेड इट कुड नॉट बी यूज्ड बाय देम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लिखा हुआ है इफ द रिपोर्ट डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन नीडेड, अगर किसी रिपोर्ट को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है तो फिर उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इफ जो लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। यहाँ पर जो आंसर आएगा या जो बोल सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर गलती है इफ की जगह, तो यहाँ पर इफ दी की जगह आ जाएगा सिंस द रिपोर्ट, क्या आ जाएगा, सिंस आएगा, सिंस का यूज यहां पर होगा। तो सिंस द रिपोर्ट डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन नीडेड इट कुड नॉट बी यूज बाय देम। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड which is used to connect the clauses or the sentences or to coordinate words in the same clause. We use the since as a subordinating conjunction to introduce a subordinate clause. We used to give the reason of for the something. Since her husband hated holidays so much, she decided to go on her own. As per the possible context of the sentence, the report couldn't be used as it didn't have the required information. In the given scenario, the conjunction since would serve in the intended meaning better than the conjunction if. दस द करेक्ट आंसर जो होगा, सेंटेंस जो होगा वो सिंस से यूज होगा आपका, ठीक है ना। जैसे आपका जैसे लिखा हुआ है सो दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ टू और टू, और लिखा हुआ है सी इज टू क्लमसी टू हैंडल प्लास्टिक केयरफुली। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सी इज सो क्लमसी दैट। तो याद रखना टू टू की जगह सो दैट भी यूज किया जा सकता है। उसी तरीके से इफ की जगह जो यूज होना है, क्योंकि ताकि जो सेंटेंस की पावर है वो ज़्यादा जनरेट हो सके, वो सिंस को यूज कर सकते हैं हम वहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर लिखा हुआ है, हैड यू टोल्ड मी दैट यू वर इन मुंबई। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर वर आ रखा है, वॉज वर आता है, ठीक है। आपका किस में चल रहा है, इंडेफिनिट, और यहाँ पर जो पहला यूज हो रहा है वो किस में, आपका परफेक्ट में। तो ये साथ में चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। इन मुंबई आई कुड हैव सर्टेनली कॉन्टेक्टेड यू इंस्टेड ऑफ वेटिंग हियर। अब यहाँ पे कुड नहीं आएगा, यहाँ पर वो बोल रहा है कि कांटेक्ट करना बेहतर रहेगा बजाय वेट करने के। तो यहाँ पे कुड की जगह यूज हो जाएगा वुड का, मैं पसंद करूंगा, इस तरीके से आ रहा है। आई वुड हैव सर्टेनली कॉन्टेक्टेड यू, या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं क्या करूँ कि कांटेक्ट करूँ बजाय वेट करने के। तो कुड की जगह में यहाँ पे वुड यूज हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा कुड हैव की जगह वुड हैव। चलिए आगे चलते हैं, तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कंडीशनल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट डिस्कसिंग नोन फैक्टर्स और द हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेंशन बिलो, दिस पर्टिकुलर टाइप इज फॉलोड बाय द व्हेन समथिंग डिडंट हैपन एज अ सर्टेन कंडीशन wasn't fulfilled। जैसे इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड लगा हुआ है, वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, और V3 और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक चीज और लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है देयर इज अ वन मोर टाइप ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस इन द पास्ट टेंस गिवन बिलो दैट दिस पर्टिकुलर टाइप्स इज फॉलोड व्हेन वी टॉक अबाउट द समथिंग इन द पास्ट विच इज प्योरली इमेजनरी। तो ये आप ये लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इफ हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, सॉरी, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते आई वुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो मुझे उड़ना पसंद होता है या मैं उड़ सकता, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कुड को यूज ना करके उड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चॉइसेस ऑफर हो रही है तो उड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, तो ब्लैंक स्पेस है, आपने देखना कौन सा बेहतर होगा इनमें से लिखा हुआ है। ये जो आपका ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में थोड़ा सा हिंट देने के लिए होता है कि आप किसका यूज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है वी हैव टू
द डिले ऑफ द ट्रेन, तो यहाँ पे लिखा मेक प्रोविजन इन द एडवांस फॉर, ये उसका अर्थ होगा या उसका मीनिंग होगा जो आपका ऑप्शन दे रखा है। तो वी हैव टू अलाउ फॉर, जो आंसर बनेगा आपका वो आएगा अलाउ फॉर, वी हैव टू अलाउ फॉर द डिले ऑफ द ट्रेन। और अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है, प्रोविजन एडवांस फॉर के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, लिखा इट इज द इन द गिवन सेंटेंसेस अलाउ फॉर विल बी यूज, इट इज सो बिकॉज allow for is a phrasal verb meaning take into the account, make provision in advance for. When purchasing property, the company should allow for the possible future growth expansion. Let's look at the meaning of the other option. तो account for लिखा हुआ है give a good reason for, explain satisfactory। दूसरा लिखा हुआ है जैसे लिखा you must account for the money you spend, ask someone out लिखा हुआ है invite someone to an entertainment or to a meal usually in a public place। लिखा हुआ है सी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड यूजली वाज आस्क्ड आउट इन द इवनिंग। अच्छा, आस्क आफ्टर का मतलब टू आस्क फॉर अ न्यूज समबडी, तो लिखा ही आस्क आफ्टर माय वाइफ्स हेल्थ। तो आस्क आफ्टर आता है किसी के बारे में पूछना या किसी के बारे में जानकारी लेना। आस्क समवन आउट का मतलब होता है इनवाइट करना। मील के लिए मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। अकाउंट आता है मतलब किसी को किसी बेहतरी के लिए आपको क्या करना, देना, किसी भी चीज़ को देना। गिव अ गुड रीज़न फॉर, मतलब किसी भी काम के लिए, बेहतरी के लिए, किसी काम की बेहतरी के लिए या किसी गुड रीज़न के लिए किसी चीज़ को बोलना, ये अकाउंटेंट फॉर, ये अकाउंट फॉर के लिए आता है। जबकि आपका मैंने बता दिया अलाउ फॉर किसके लिए आता है, ये आता है आपका किसके लिए, टेक इनटू अकाउंट, मेक प्रोविजन इन द एडवांस फॉर के लिए आता है। नेक्स्ट चलते हैं, हिज स्पीच मेयरली टू मेक यूजलेस एफर्ट एज हिज आर्गुमेंट वॉज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। तो यहाँ पे आएगा हिज स्पीच। अब मेयरली, अब हिज स्पीच मेयरली मतलब जो वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, तो मेयरली मतलब होता है बहुत ही कम, ऐसा होता है कि वो सबको क्या कर सके, कन्विंस कर पाए, कन्विंस नहीं कर पाते, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बीट द एयर। तो लिखा हुआ है हिज स्पीच मेयरली बीट द एयर, मतलब वो, अब बीट द एयर का मतलब ये होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट, मतलब कुछ अच्छे एफर्ट नहीं निकल के आते, एज इज आर्गुमेंट वॉज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि इट इज सो बिकॉज द बीट द एयर इज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग द टू मेक यूजलेस एफर्ट। ऐसा एफर्ट माना, याद रखना है बीट द एयर, इसका मतलब क्या होता है आपका, टू मेक यूजलेस एफर्ट। तो लिखा टू आर्ग्यू विद हिम इज लाइक द बीटिंग द एयर। लेट लुक एट द मीनिंग ऑफ द अदर। तो क्लियर्ड अप का मतलब होता है बिकम फाइन आफ्टर क्लाउड, और रेन मतलब क्या होना, सही हो जाना। जब आपका क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है फिर रेन होती है। लिखा होता है स्काई लुक्स एट अ बिट क्लाउडी नाउ बट आई थिंक इट विल क्लियर अप। अभी क्लाउडी है पर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड और एबडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे क्या लिखा, कॉल्ड ऑफ तब होता है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ शुरू करने जा रहे थे और आपने उसे कैंसिल कर दिया, तब हो सकता है। या फिर वो चीज़ प्रोग्रेस में थी तब जाके आपने उसे क्या कर दिया, रोक दिया, तो वो वहाँ पे कॉल्ड ऑफ आता है। जैसे दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच बिकॉज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन। उन्होंने क्या कर दिया है, मैच को क्या कर दिया, एबडन कर दिया, मतलब रोक दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही थी, पिच में क्या हो गई थी, ग्राउंड में क्या हो गई थी, बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा वो वेट हो चुका था। आस्क्ड फॉर आता है, तो आस्क्ड फॉर मतलब होता है रिक्वेस्ट या डिमांड करना। द मैन आस्क्ड फॉर द मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स। तो ये आपने याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा बीट द एयर बनेगा। नेक्स्ट आता है एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन हैज़ बीन प्रॉपरली गिव अ गुड रीजन फॉर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अकाउंट फॉर, जो मैंने आपको बता दिया अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। तो एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन हैज़ बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। तो इन सारे के ये जो था अकाउंटेड फॉर, तो मैंने बता दिया किसके लिए आता है, गिव अ गुड रीजन के लिए आता है। या एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जब आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं बाय सर्टिफिकेशन से, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, तो यहाँ पर आपने देखना है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग लगाना है। तो याद रखना है कि अगर आपका कोई पॉजिटिव वर्ड चल रहा है, एसर्टिव चल रहा है, तो फिर आप नेगेटिव यूज़ करेंगे, और नेगेटिव चल रहा है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ करोगे। सी लिव्स इन चेन्नई नाउ, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आपका किस में चल रहा है, एसर्टिव में, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव लेंगे तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। सी डज सी, ये तो होंगे नहीं, तो आंसर बन जाएगा डजंट सी। एक ही में आपका क्या था, नॉट लगा हुआ था, तो वही आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा सी लिव्स इन चेन्नई नाउ डजंट सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यू शुडंट। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो जो आगे मुझे लिखना है अप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग टैग लगाना, वो पॉजिटिव में होगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या शुड यू नॉट आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो एक ही बचा आपका शुड यू, तो ये हो जाएगा यू शुडंट बी हेयर ऑन अ हॉलीडे, शुड यू। नेक्स्ट चलते हैं, टॉम इज वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज ऑन टाइम। तो यहाँ पर देखो टॉम, और टॉम तो वैसे सिंगुलर है, पर ये क्या है, वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे ये क्या कर दे रहा है, प्लूरल कर दे रहा है कि टॉम उनमें से एक है, उन लड़कों में से एक है। हु आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब ली जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा, ये याद रखना। टॉम इज वन ऑफ द बॉयज हु आर ऑलवेज ऑन टाइम। टॉम उन लड़कों में से एक है जो हमेशा टाइम पर आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई फाउंड माई पर्स लाइंग द ड्रेसिंग टेबल। तो यहाँ पे बिटवीन तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो बिटवीन तो आएगा नहीं। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए एमंग आता है, तो यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है। देखो बिटवीन आता है दो, जहाँ पे क्या होता है आपके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और एमंग आता है जहाँ पे आपका मोर देन टू होते हैं, एमंग वहाँ पर आ जाता है आपका। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बिसाइड आ सकता है के पीछे, और ये आता है विद इन। तो यहाँ पे जो बेस्ट बनेगा वो बनेगा बिसाइड। तो आंसर बन जाएगा आई फाउंड माई पर्स लाइंग बिसाइड द ड्रेसिंग टेबल। मुझे मेरा पर्स कहाँ मिला, ड्रेसिंग टेबल के पीछे। तो आंसर ये बन जाएगा। चलिए बिटवीन का देख लेते हैं, एट, इनटू और अक्रॉस द स्पेस सेपरेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है। एमंग आता है सिचुएशन मोर और लेस सर्टेनली इन रिलेशन इन द सेवर अदर थिंग्स। बिसाइड आता है एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू। विद इन आता है इनसाइड समथिंग। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, माई फैमिली हैज़ अ ट्रेडिशनल बिलीव्स। तो यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है ट्रेडिशनल का। ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, और ट्रेडिशनल का एक दूसरा मतलब होता है जिसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना। और इसका जो एंटोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा अनऑर्थोडॉक्स। कॉन्वेंशनल में मतलब भी ट्रेडिशनली होता है, मतलब उसी वे में चलता है आपका, पारंपरिक जैसे बोला जाता है। जेनरस या रिजिड जैसे बोलते हैं, लॉ किस तरीके रिजिड है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अनऑर्थोडॉक्स यहाँ पे बन जाएगा। तो लिखा हुआ है ट्रेडिशन इज अ बिलीफ और बिहेवियर पास डाउन विद इन अ ग्रुप ऑफ द सोसाइटी विद द सिंबॉलिक मीनिंग और स्पेशल सिग्निफिकेंस विद ऑरिजिन इन द पास्ट। ट्रेडिशनल मीन्स एग्जिस्टिंग इन और एज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन। अनऑर्थोडॉक्स मीन्स नॉट कन्फर्मिंग to rules, traditions, or the modes of the conduct as of a doctrine, religions, or the philosophy. Thus, unorthodox is the opposite of the traditional. यहाँ पे देखते हैं conventional मतलब है conforming to norms, generous मतलब giving the kind, और rigid मतलब है strict. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखना अंडरलाइन जो वर्ड है उसका नियरेस्ट हमें देखना है कि उसके सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा आपका ऑप्शन में से है। तो लिखा रानी मेड एन ऑडेसियस मूव बाय डिसाइडिंग टू लीव हर होम टाउन एट द एज ऑफ 16। तो यहाँ पर जो लग रहा है कि भाई 16 साल की एज में उसने अपना घर छोड़ दिया था, और किस तरीके का ऑडेशियस मूव था। अगर आपको ऑडेशियस का मतलब भी नहीं आता तब भी आप सेंटेंस से लगा सकते हैं कि इसका मतलब है कि उसने बहुत ही बोल सकते हैं एक बोल्ड फैसला लिया है। तो कैलकुलेटेड हो नहीं सकता क्योंकि एज 16 है, रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकता, इग्नोरेंट भी नहीं बोल सकते उसे। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बोल्ड बनेगा। रानी मेड एन बोल्ड मूव बाय डिसाइडिंग टू लीव हर होम टाउन एट द एज ऑफ द 16। अच्छा तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ द मीनिंग ऑफ द ऑडेसियस इज शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक द सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। द मीनिंग ऑफ द बोल्ड इज शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, कॉन्फिडेंस इन द करेजियस। अच्छा चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं। कैलकुलेटेड का मतलब समथिंग दैट इज डन कीपिंग इन माइंड ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। रिस्पॉन्सिबल हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू समथिंग और समवन। इग्नोरेंट मतलब लेकिंग नॉलेज और द अवेयरनेस। अच्छा नेक्स्ट आता है द पर्सन हैड शोन बिलिग्रेंट बिहेवियर टुवर्ड ऑल हिज नेबर्स। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ द पर्सन हैड शोन बिलिग्रेंट बिहेवियर। बिलिग्रेंट एक नेगेटिव मीनिंग वर्ड है, ये आपका जो है नेगेटिव मीन को शो करता है। बिहेवियर टुवर्ड हिज नेबर्स मतलब उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है अपने नेबर्स के लिए। तो इसका भी नियरेस्ट ढूंढना है। तो एक लिखा हुआ इनडिफरेंट, सस्पिशियस या हॉस्टाइल या हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल तो पॉजिटिव मीन दिखाता है, हॉस्पिटल मतलब जैसे अतिथि सरकार के लिए। हॉस्टाइल मतलब होता है रूड, ये बोल सकते हैं कैसा, बहुत अच्छा ना होना। तो हॉस्टाइल यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका। तो लिखा द मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल इज एग्रेसिव। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेलिग्रेंट इज ऑल्सो एग्रेसिव। तो देखो इंडिफरेंट का मतलब होता है हैविंग नो इंटरेस्ट। सस्पिशियस मतलब होता है आपका कौन सा, हैविंग कॉशियस डिस्ट्रस्ट फॉर द समवन। और हॉस्पिटेबल मतलब होता है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ये मैंने बताया था आपको, हॉस्पिटैलिटी से आप लगा सकते हैं इसका एक गेस। नेक्स्ट आता है तो फर्थियस्ट बोल रहा है। अब देखो फर्थियस्ट बोल रहा है मतलब दूर का, मतलब अपोजिट ही ढूंढना है। तो लिखा देयर एम इज फॉर अ मोर जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन मतलब होता है कि ह्यूमन आता है वेल कल्चर्ड या वेल कैरेक्टराइज्ड सोसाइटी के बारे में आता है। तो उसका अपोजिट आपने देखना है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो काइंड तो हो नहीं सकता, कॉम्पेंसेट भी नहीं हो सकता, कंसिडरेट भी नहीं हो सकता, क्रूल ही आपका क्या एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे चल रहा है। तो आंसर बन जाएगा क्रूल। तो लिखा हुआ ह्यूमन मतलब क्या होता है, ये ह्यूमन नहीं लिखा हुआ, ह्यूमन लिखा हुआ है। मीन्स इंटेंडिंग टू हैव अ सिविलाइजिंग इफेक्ट। इट इज एन एडजेक्टिव दैट ऑल्सो मीन द बेनिवलेंट एंड द कॉम्पेंसेट। काइंड मतलब होता है मीन द फ्रेंडली, कंसिडरेट और द जेनरस। क्रूअल मतलब होता है मीन द डिसरिगार्डिंग और टेकिंग प्लेजर इन द पेन और सफरिंग ऑफ द अदर्स। सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स द करेक्ट आंसर इज क्रूल। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी आपको फर्थेस्ट देखना है, मतलब अपोजिट ही देखना है एक हिसाब से, दूर का देखना है। अवर क्रॉसपोडेंट हैज़ बीन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सैंक्शन। असेसिंग मतलब होता है असेस करना, उस चीज़ को देखना। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है मेरे हिसाब से जस्ट डिटरमाइन एस्टिमेट। तो ये उल्टा जो बन रहा है ना असेस का, जैसे आपका असेसमेंट वगैरह होता है या असेसर होता है, तो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा इग्नोर करना। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा इग्नोर। असेस मतलब द मीन्स व्हेन यू असेस
assess a person, things or situation, you consider them in order to make a judgment about them. Ignore मतलब the means disregard. Intentionally judge means a public officer appointed to decide cases in a law court. Determine means the cost to occur in a particular way. Estimate means the calculator or judge the value. चलो नेक्स्ट आता है ऑल दोज हु न्यू हिम विल एडमायर हिम फॉर हिज वर्क। तो यहाँ पर जो देखना है क्लोजेस्ट ढूंढना है, और एडमायर का जो सीधा बन जाएगा वो बन जाएगा आपका कौन सा, रिस्पेक्ट। सिंपल सा है, लॉथ है हैटेड और फ्लीती नहीं बनेगा। तो लिखा हुआ एडमायर मीन्स इफ यू एडमायर समवन और समथिंग यू लाइक एंड रिस्पेक्ट देम वेरी मच। लॉथ है मतलब होता है डिसलाइक, जब आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं। हेटेड मतलब भी वही है आपका डिसलाइक करना। फ्लीती होता है जब आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, बहुत ही गंदा होता है। ये लिखा हुआ ना समथिंग दैट इज फ्लीती इज वेरी डर्टी इन डीड। रिस्पेक्ट तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ही विल गेट। यहाँ पे क्या करना है भाई, इडियम्स का मतलब निकालना है। तो ही विल गेट हिज वर्क डन बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये तो सबसे आपके क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट इडियम्स में से एक है, बाय हुक एंड बाय क्रुक। मतलब बोल सकते हैं ना कि बोल सकते हैं आपका जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इस चीज़ को, साम दाम दंड भेद से, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो तो आसान बन जाएगा, बाय एनी मीन्स गुड और बैड, किसी भी तरीके से, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बाय हुक और बाय क्रुक इसका मतलब निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मेक्स हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक बाय सेइंग फुलिश थिंग्स। उसने अपने आप को कैसे बना दिया, एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है। कैसा बोल के, फुलिश चीज़ें बोल के। तो यहाँ पे हो जाएगा लाफिंग एट वन सेल्फ, अपने पे दुनिया सरा, एन ऑब्जेक्ट टू रेडिकुल, बिल्कुल सही है। हास्यास्पद, अपने आप को कैसा एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक सामग्री बना दिया जो कैसा हास्यास्पद है। मेकिंग पीपल लाफ नहीं, गलत है। मॉकिंग अदर, ठीक है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेडिकुल, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द गैसेस। अच्छा देखो प्रेशर जो गैसेस का होता है, बैरोमीटर जो होता है वो आपका तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, तो गलत मत कर देना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, गैसेस के प्रेशर के लिए नहीं होता, ठीक है। एनेमोमीटर विंड के लिए होता है। माइक्रोमीटर आई थिंक ये थिकनेस के लिए होता है। तो बाकी आपका आंसर बचा मैनोमीटर। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ बैरोमीटर मीन्स द एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज स्पेशली इन द forecasting the weather and the determine the altitude. Anemometer means an instrument for the measuring the speed of the wind or of any current of the gas. Micrometer means a gauge that measure the small distance of the thickness between its two phases, one of which can be moved away from or toward the other by the turning a screw within a fine thread. Manometer means an instrument for the measuring the pressure of the gases. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है मॉरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर। मॉरल्स आ गया ना, मॉरल्स मतलब नैतिकता, और नैतिकता से संबंधित आपका क्या होता है, एथिक्स होता है। तो ये आप लगा सकते हैं। तो लिखा हुआ एथिक्स क्या होता है, तो मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स अ पर्सन बिहेवियर और द कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। अदर वर्ड्स मीन्स साइकोलॉजी आप समझते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन स्पेशली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। इंट्यूशंस मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द समथिंग इंस्टिंक्टिवली without the need of the conscious reasons, or attitude to the settled way of the thinking or feeling about the something uncooperative behavior। चलो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद तो मतलब आपके कितने 1 से 20 तक क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो 20 क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे मैथ्स से रिलेटेड। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो का लिंक ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।